हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षार्थी पहले सीख चुके हैं या उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में, मतलब जो पहले से सीख चुके हैं उनको पुनरावृत्ति यानी दोहराना या प्रत्यय उनको स्मरण कराने में शिक्षार्थी की कौन मदद करता है। तो जैसे कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, यह शिक्षार्थियों को स्मृतियों को बढ़ाता है जिससे वह सीखना सदृश हो जाता है, यह किसी की कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका सही आंसर यह है कि यह नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो सीखने के बारे में सही है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर पढ़े कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो तथा शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसका यह सही आंसर होगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्य नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रतिक्रिया का अभिवृत्ति नियम या सीखने की तत्परता का नियम। तो इसका यह सीखने के प्रभाव का नियम कहलाता है, क्योंकि वह बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में ही की गई अनुक्रिया के आधार पर ही नई स्थिति प्रति अनुक्रिया करता है। सीखना समृद्ध हो सकता है, तो सीखना कैसे समृद्ध हो सकता है, मतलब हम कैसे मान लें कि हम सीख चुके हैं। तो वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे में अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यह सीखने का महत्वपूर्ण कारण होता है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ समृद्ध है? शिक्षा का समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में यह इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षार्थियों का आत्मा नियम की ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों का आत्म नियम मतलब वह स्वयं का उनका नियम किस ओर संकेत करता है? विद्यार्थियों के लिए विनिमय बनाता है। विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण या अपने सीखने का स्वयं का परीक्षण करने की योग्यता। तो वह अपने आप सीखता है। आत्म नियम मतलब वह खुद से सीखता है, तो इसलिए वह अपने सीखने का स्वयं का परीक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो सीखने को हम किसे नहीं माना जा सकता? तो जैसे कि सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप गठित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सीखना एक प्रतिक्रिया है जो व्यवहार में मदद करती है। यह सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो इसका आंसर सही होगा कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। यह सीखने के अंतर्गत नहीं रखा गया है। सीखना एक प्रक्रिया है। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद। यहाँ पर रचनावाद के बारे में दे रखा है कि रचनावाद हम किसे कह सकते हैं? तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना ही रचनावाद कहलाता है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, सरल व रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता है? तो हम सीखने की प्रक्रिया या सीखने की परिभाषा नहीं मान सकते। जैसे कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा का यह माध्यम नहीं होता है कि इसका यह एक संस्थान है, मतलब हम शिक्षा कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्न में से किसने बढ़ावा दिया था? तो हमें बताना पड़ेगा कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। तो यह गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया था।
अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक विशेष रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यह है कि हमें किसी से प्रेरणा मिले, जैसे कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बचपन से सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, जैसे कि बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। यह बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनेक अनूठी अवधि है। तो इसका यह सही आंसर होगा कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में अभिभावक की भूमिका क्या होती है? तो हमें पता है कि अभिभावक की भूमिका अति सक्रिय होती है, मतलब वह अल्पवयस्क बच्चों में अधिगम प्रक्रिया में अभिभावक उनके सहयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो हम इसको किसी एक रूप में नहीं परिभाषित कर सकते, क्योंकि बच्चा कई प्रकार से सीख सकता है। निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? हम किसे अच्छा अध्यापक मान सकते हैं? अध्ययन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, विद्यार्थियों को सदा सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो सर्वोत्तम रूप से एक अच्छा अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन यह होता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जैसे कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम का एक भाग होती है, कभी भी विद्यार्थियों को त्रुटियां भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर यह होगा कि त्रुटियां भी अधिगम की एक प्रक्रिया का भाग होता है, क्योंकि बच्चा गलती कर ही सीखता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।